वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। चलो तो भाई आगे की तरफ चलते हैं, चीजों को देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि दक्षिण और मध्य भारत की पर्वत श्रेणियों और पहाड़ियों की बात की जा रही है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई कि देखिएगा, अगर हम पश्चिमी घाट की बात करते हैं तो पश्चिमी घाट में आपको याद रखना है कि पश्चिमी घाट पर जो आपके पर्वत स्थित हैं उनको आप लोग सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम में कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है कि सह्याद्री पर्वत किन पर्वतों को कहा जाता है। ठीक है, इसका जो विस्तार है वो आपके वेस्टर्न घाट पर, ठीक है, इनका जो विस्तार है वो आपके वेस्टर्न घाट पर है। और कहां पर, तो गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक ये फैले हुए हैं, लगभग 1600 किलोमीटर के क्षेत्र में। ठीक है, अगर आप भारत की स्थिति देखेंगे भाई, ठीक है, तो भारत का ये वाला जो हिस्सा है दक्षिण भारत वाला, तो इसमें जो आपका पश्चिमी घाट है, ठीक है, तो ऊपर गुजरात से लेकर और नीचे की तरफ आपके तमिलनाडु तक ये जो आपकी पर्वतमाला है ये फैली हुई है 1600 किलोमीटर में। पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई लगभग 1200 मीटर, ठीक है, औसत ऊंचाई एवरेज बताया जा रहा है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी जो है वो केरल में है और इसका नाम क्या है, तो अनाईमुड़ी है ना। अनाईमुड़ी के बारे में आपको एक और चीज याद रखना है कि अनाईमुड़ी पर्वतमाला जो चोटी है वो आपके अन्नामलाई पर्वतमाला में स्थित है। पश्चिमी घाट का दक्षिणी क्षेत्र उत्तरी क्षेत्र की अपेक्षा अधिक ऊंचा है। ठीक है, जो पश्चिमी घाट का जो आपका साउथ हिस्सा है ना, वो जो है वो अधिक ऊंचा है, किससे, ऊपर वाले हिस्से से। इसके अलावा पहाड़ियों की रानी के नाम से विख्यात नीलगिरी की पहाड़ियां, कौन सी, नीलगिरी रेंजेस जो हैं वो पूर्वी घाट यानी कि ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट को सम्मेलन स्थल पर अवस्थित है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है वेस्टर्न घाट को ईस्टर्न घाट से कौन जोड़ता है, तो वो कौन सी है, नीलगिरी पर्वतमाला। भैया इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है उसका नाम है दोदा बेट्टा, यानी कि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी उसका नाम क्या है, दोदा बेट्टा। इसके अलावा ये पर्वतमाला नीलगिरी तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, कहाँ, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के क्षेत्र में फैली हुई है। भैया दक्षिण भारत की प्रसिद्ध टोडा है ना, ये एक जनजाति है टोडा, दक्षिण भारत की प्रसिद्ध टोडा जनजाति जो तमिलनाडु में पाई जाती है, ये यहीं पर निवास करती है। भैया नीलगिरी पर्वतमाला में ही आपके ऊटक मंडलम नामक जगह है और जहां पर आपको पता है प्रसिद्ध पर्यटन स्थल ऊटी जो है वो स्थित है ना। शांत घाटी या मौन घाटी, साइलेंट वैली जिसको बोलते हैं, ये केरल के पलक्कड़ जिले में स्थित है। इसके अलावा पश्चिमी घाट की नीलगिरी पहाड़ियों पर स्थित है। कहां पर है ये, पश्चिमी घाट पर नीलगिरी की पहाड़ियां जो हैं वहां पर आपके साइलेंट वैली स्थित है। कार्डामम श्रेणी की अगर मैं बात करूं, जिन्हें इलायची की पहाड़ियां भी कहा जाता है ना, ये जो है दक्षिण पश्चिमी घाट के केरल के दक्षिण पूर्वी हिस्से तथा तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में अवस्थित है। इसके अलावा इन पहाड़ियों पर इलायची की खेती की जाती है, तो इसी वजह से इनका नाम पड़ गया है इलायची की पहाड़ियां। अन्नामलाई पहाड़ियां केरल और तमिलनाडु में फैली हुई हैं। और इसके अलावा भैया ये जो है केरल और तमिलनाडु की जो बॉर्डर है उस बॉर्डर पर स्थित है और सबसे ऊंची चोटी जो है वो अनाईमुड़ी। भाई अनाईमुड़ी के बारे में आपको याद रखना है कि अनाईमुड़ी पर्वत जो है ये आपके पूरे दक्षिण भारत का भी सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ जाते हैं तो देखिएगा यहाँ पर सतपुड़ा रेंजेस की बात कर रहे हैं, तो भैया ये दक्कन पठार का भाग है, दक्कन प्लेटू का एक हिस्सा है। इनका जो विस्तार है मध्य प्रदेश महाराष्ट्र राज्यों में है। श्रेणियों के उत्तरी भाग पर नर्मदा नदी और दक्षिणी भाग पर ताप्ती नदी बहती है। ठीक है, ऊपर के वाले हिस्से पर नर्मदा रिवर जो है वो बह रही है और दक्षिण का जो हिस्सा है उस पर ताप्ती रिवर बह रही है। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम क्या है, पूछ लेता धूपगढ़। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो याद रखेगा इसका नाम है धूपगढ़। ठीक है, इसके अलावा भैया इन दोनों नदियों के मध्य में स्थित है। ठीक है, सतपुड़ा पर्वतमाला जो है वो नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में स्थित है। अजंता श्रेणी की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में है। नल्ला मलाई पहाड़ियां, ठीक है, नल्ला मलाई पहाड़ियां आंध्र प्रदेश में कृष्णा और पेन्नरू नदी के मध्य स्थित है। नल्ला मलाई की पहाड़ियां ये बेसिकली आपके पूर्वी घाट पर आंध्र प्रदेश में कृष्णा और पेन्नरू नदी के बीच में।
पूर्वी घाट की पहाड़ी में पूर्वी तटीय मैदान के समानांतर विस्तृत है। ठीक है, तो आप ये कहिएगा कि पूर्वी घाट की जो सबसे इंपॉर्टेंट आपकी माउंटेन रेंज है वो कौन सी है, नल्ला मलाई। ठीक है, जवादी की पहाड़ियां जो हैं ये कहां पर हैं, तो याद रखिएगा तमिलनाडु के क्षेत्र में है। सेवरॉय रेंजेस जो हैं, सेवरॉय की पहाड़ियां जो हैं ये तमिलनाडु के सलेम कस्बे के पास में अवस्थित है। ये पहाड़ियां पूर्वी घाट का हिस्सा है ना। तमिलनाडु का प्रसिद्ध हिल स्टेशन यारकोड, ठीक है, इन्हीं पहाड़ियों पर स्थित। पूछ लेता है यारकोड पर्वत स्थल कहाँ स्थित है। महादेव और कैमूर पहाड़ियां कहां पर है, तो मध्य प्रदेश में महादेव और कैमूर पहाड़ियां स्थित है। इसके अलावा भाई गड़जात की पहाड़ियों की बात करें, ठीक है, किसकी बात करें, गड़जात हिल्स की बात करें, तो ये उड़ीसा राज्य में स्थित है और यहाँ पर गोंड जनजाति, गोंड ट्राइब पाई जाती है। बालाघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी और सतमाला पहाड़ियां ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तीनों को याद रखिएगा, बालाघाट, हरिश्चंद्र और सतमाला ये तीनों कहां पर हैं, तो ये महाराष्ट्र में। मुकंदरा पहाड़ियों की बात करें तो राजस्थान में विंध्यन पर्वत श्रेणियों का विस्तार है। इसके अलावा अरावली जो श्रेणी है, मेन जो आपकी है अरावली श्रेणी, अरावली रेंज, ये गुजरात के पालनपुर से प्रारंभ होती है, राजस्थान और हरियाणा से होते हुए कहां पर, दिल्ली तक फैली हुई है, लगभग 800 किलोमीटर के लेंथ में। ठीक है, इसका जो निर्माण हुआ था भैया ये प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। कब हुआ था, प्री कैम्ब्रियन काल में, 600 से 570 मिलियन वर्ष पूर्व, मतलब आज से लगभग 600 से 570 मिलियन वर्ष पूर्व इनका गठन हुआ था ये माना जाता है। और भैया याद रखिएगा यह विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। क्वेश्चन आता है भैया, है ना, अरावली पर्वतमाला जो है ये विश्व की जो सबसे पुरानी पर्वतमालाएं हैं उनमें से एक है और इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो गुरु शिखर है। ठीक है, माउंट आबू को आपको याद रखना है, अरावली पर्वत का एक भाग है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार भारतीय स्थल पिंड गोंडवाना लैंड का भाग है। ठीक है भाई, आपको पता है अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दी गई थी और उसके द्वारा ये बताया गया था कि भारत जो है वो प्राचीन गोंडवाना भूमि का एक भाग है। प्रायद्वीपीय पठार की अगर हम बात करें तो प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियों और चौड़ी घाटियों से बना हुआ है। ठीक है, जो आपका पेनिसुलर प्लेटू है वो बेसिकली इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से बना हुआ है। इसके अलावा दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अभी भी मैं बता के आया था अनाईमुड़ी, क्लियर है ना। इसके अलावा महत्वपूर्ण तथ्य देख लीजिए तो पामीर की गांठ तिब्बत में है, ट्रांस हिमालय में स्थित है भैया, पामीर की गांठ, पामीर नोट जिसको बोलते हैं। काराकोरम पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय का ही एक भाग है। ठीक है भाई, ट्रांस हिमालय जो है ना, ट्रांस हिमालय बेसिकली 4 भागों में बटा हुआ है जिसमें काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी और कैलाश श्रेणी आ जाता है। हिंदू धर्म का पवित्र कैलाश पर्वत जो है वो ट्रांस हिमालय पर्वतमाला के पश्चिमी हिस्से में ही स्थित है। आगे देखिएगा भाई, धारवाड़ क्रम की चट्टानें, है ना, धारवाड़ सीक्वेंस जो है भैया उनका जो निर्माण हुआ था ये आर्कियन क्रम में हुआ था। ठीक है, आर्कियन युग में हुआ था भैया। इसके अलावा आपको याद रखना है कि ये शिलाएं अत्यधिक धात्विक हैं, मतलब इनके अंदर आप ये कह सकते हैं कि भैया आपके हाईली मेटलिक हैं। ठीक है, हाईली मेटलिक है, इसमें बेसिकली क्या मिलेगा तो सोना, लोहा, मैग्नीज, अभ्रक, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, टंगस्टन, सीसा, ये सब खनिज जो हैं वो इसके अंदर प्राप्त होते हैं। कोडप्पा क्रम की चट्टानों की मैं बात करूं, कोडप्पा सीक्वेंस की अगर मैं बात करूं तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बाद में इनका निर्माण हुआ था। विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण जल निक्षेपों के द्वारा तथा कोडप्पा क्रम की चट्टानों के बाद हुआ है। इनमें चूने का पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी तथा वर्ण मिट्टी पाई जाती है। ये सब इसके अंदर पाया जाता है। लाइमस्टोन पाया जाता है, सैंडस्टोन पाया जाता है, पोर्सलेन पाया जाता है और कलर्ड सॉइल पाई जाती है। आगे की तरफ चलिएगा तो विंध्यन क्रम की चट्टानों में आपको याद रखना है, विंध्यन सीक्वेंस में आपको याद रखना है कि काफी समय बाद गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। गोंडवाना क्रम की चट्टानें इनके बाद बनी थी। भारत का अधिकांश कोयला जो पाया जाता है ये गोंडवाना क्षेत्र में ही पाया जाता है, पूछा जाता है एग्जाम में, क्लियर है। इस क्षेत्र का कोयला उच्च श्रेणी का होता है, यहाँ सर्वाधिक बिटुमिनस कोयले की प्राप्ति होती है। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट 4 प्रकार होते हैं आपके कोयले के, तो बिटुमिनस कोयला यहाँ पर सर्वाधिक पाया जाता है। इसके अलावा पटकाई पहाड़ियों की मैं बात करूं तो ये असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में फैली हुई हैं और मिजो पहाड़ियां जो हैं ये त्रिपुरा से जुड़ी हुई हैं। भारत के प्रमुख हिमालयी राज्य जो हैं जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। इनके अलावा असम और पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्र भी के अंतर्गत ही आते हैं।
आगे की तरफ चलिएगा तो देखो पश्चिमी घाट में आपको याद रखना है, पश्चिमी घाट में देखो गुजरात को, महाराष्ट्र को, गोवा को, कर्नाटक को, तमिलनाडु को, केरल को, है ना, इनको शामिल किया जाता है। क्लियर है ना, यानी कितने राज्यों में इसका विस्तार है, तो 6 राज्यों में। पुलिकट जो है भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील है, ठीक है। चिल्का झील सबसे बड़ी है, उसके बाद दूसरा नंबर किसका आता है, तो पुलिकट का आता है, ठीक है। इसका विस्तार तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में है। आगे की तरफ चलिएगा तो मध्य गंगा के मैदान में गोखुर झीलें पाई जाती है, ऑक्सबो लेक पाई जाती है। कुछ इस तरीके का इनका रूप हुआ करता है ना। जैसे बैल का जो पंजा होता है उसके आकार का होने के कारण इसको क्या कह दिया गया है, ऑक्सबो कह दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा वैलीकोंडा, पालकोंडा और नगारी पहाड़ी, ये सब कहां पर है, तो ये आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। भारत का शीत मरुस्थल भैया लद्दाख को कहा जाता है। और महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी जो है उसका नाम क्या है, कालसू बाई। एग्जाम में भैया इस तरीके के डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कि महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो कालसू बाई आपको याद रखना है। बैलाडीला पर्वत, ये से श्रृंखला जो है ये छत्तीसगढ़ राज्य के दंतेवाड़ा जिले में है। बैलाडीला पर्वत श्रृंखला में उच्च गुणवत्ता का लौह अयस्क आयरन ओर पाया जाता है, ठीक है, जो बैलाडीला की क्या है, पहचान बन चुका है। इसके अलावा बैलाडीला पर्वत श्रृंखला का आकार बैल के कुबड़ के समान है, इसी कारण इसका नाम बैलाडीला रखा गया है। ये भी पूछ सकता है बैलाडीला इसका नाम क्यों पड़ा है। और इसके बाद लघु हिमालय, मध्य हिमालय, लघु हिमालय को ही क्या बोल देते हैं, मध्य हिमालय, यानी लेसर हिमालय को ही क्या बोला जाता है, मिडिल हिमालय, है ना। अर्थात हिमालय श्रेणी में पीर पंजाल, ठीक है, हिमालय श्रेणी में पीर पंजाल, महाभारत, मसूरी, धौलाधर और नाग टिब्बा श्रेणियां स्थित हैं। आगे की तरफ देखिएगा तो पीर पंजाल जो है, पीर पंजाल कश्मीर लघु हिमालय की सबसे लंबी श्रृंखला है। आपसे ये भी पूछ सकता है लघु हिमालय की सबसे ऊंची श्रृंखला का नाम क्या है, तो लघु हिमालय की सबसे ऊंची श्रृंखला का नाम क्या है, तो आपको पीर पंजाल बताना है, ठीक है। अरावली की पहाड़ी जो है ये गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक फैली हुई है। ये तो अभी मैं बता के आया था अरावली पर्वतमाला के बारे में, है ना। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे हिल स्टेशन पर बन जाता है, कौन सा हिल स्टेशन किस पर्वतमाला में कहाँ स्थित है, देखो अनंतनाग, ठीक है, अनंतनाग जम्मू कश्मीर में है। डलहौजी धौलाधर श्रेणी पर है हिमाचल प्रदेश में। दार्जिलिंग छोटे हिमालय और लेसर हिमालय और महाभारत रेंज के बीच में पश्चिम बंगाल। गुलमर्ग जो है ये जम्मू कश्मीर में है। कसौली जो है हिमाचल प्रदेश में है। कोडाई कनाल पलानी श्रृंखला में तमिलनाडु में स्थित है। लोनावाला सह्याद्री श्रृंखला में महाराष्ट्र में। महाबलेश्वर जो है ये भी सह्याद्री हिल्स में महाराष्ट्र में स्थित है। मनाली की बात करें तो कुल्लू घाटी में आता है हिमाचल प्रदेश में। माउंट आबू की बात करें तो यह आपका राजस्थान में स्थित है। क्लियर रहेगा। आगे की तरफ मसूरी आ जाती है, गढ़वाल की पहाड़ियों में उत्तराखंड में है। नैनीताल कुमाऊं हिल्स उत्तराखंड में स्थित है। पंचमढ़ी सतपुड़ा हिल्स मध्य प्रदेश में है। ऊटी या ऊटक मंडलम नीलगिरी पर्वतमाला में तमिलनाडु में स्थित है। कुन्नूर जो है नीलगिरी की श्रृंखला में तमिलनाडु में स्थित है। सापुतारा जो है ये सह्याद्री पर्वत में गुजरात में स्थित है। हार्सली हिल्स की बात करूं तो ये आपके आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कोई भी एक हिल स्टेशन उठाकर दे देगा और आपसे पूछ लेगा कि वो कहां पर स्थित है। अब आते हैं बात अंडमान निकोबार के पर्वत शिखर। अंडमान निकोबार के प्रमुख पर्वत जो हैं उनके बारे में जान लीजिएगा। माउंट हैरियट ये बेसिकली साउथ अंडमान पर है, 383 मीटर ऊंचाई है। माउंट थुलियर ग्रेट निकोबार पर 642 मीटर। पैडल पीक उत्तरी अंडमान पर 732 मीटर। इसके अलावा माउंट डियोवली, ठीक है, ये मध्य अंडमान पर 515 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। इसके अलावा माउंट कोयोबो जो है ये दक्षिणी अंडमान साउथ अंडमान पर 460 मीटर की ऊंचाई के साथ है। यानी अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो कौन सी हो जाएगी, सैडल पीक। क्लियर है। प्रमुख पठारों की बात कर लेते हैं भारत के। तो भारत के प्रमुख पठारों में देखो छोटा नागपुर का पठार आता है, रांची प्लेटू आता है, हजारीबाग प्लेटू आता है, कोडरमा प्लेटू आता है, मेघालय या शिलांग प्लेटू आता है, दक्कन प्लेटू आता है, तेलंगाना प्लेटू आता है, बघेलखंड प्लेटू और बुंदेलखंड प्लेटू, ठीक है। और इसके अलावा मालवा प्लेटू। ये जो है ये टोटल 10 पठार आपके भारत में स्थित हैं। अब इनके बारे में कुछ फैक्ट हैं कि दक्कन का पठार भारत में सबसे बड़ा पठार है। अगर आपसे पूछा जाए भारत का सबसे बड़ा प्लेटू कौन सा है, तो वो कौन सा है, दक्कन प्लेटू। ये कहां कहां फैला हुआ है, तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्यों में ये फैला हुआ है। इसके अलावा गोदावरी नदी जो है, ठीक है, गोदावरी नदी दक्कन के पठार को 2 भागों में बांट देती है।
तेलंगाना और कर्नाटक पठार। ठीक है, दो भाग कौन से, तेलंगाना और कर्नाटक प्लेटू। आगे की तरफ पेनिसुलर जो आपका इंडिया है उसमें प्रायद्वीपीय भारत की चट्टानों की उत्पत्ति कब हुई थी, लगभग 3600 मिलियन वर्ष पूर्व। ठीक है, कार्बोनिफेरस युग के पहले यह गोंडवाना लैंड का एक भाग था। भारत का दक्षिण भाग जो है, या कह लो दक्षिण भारत का जो हिस्सा है वो किसका भाग हुआ करता था, तो ये आपके गोंडवाना भूमि का भाग होता था। कार्बोनिफेरस युग के दौरान दामोदर, सोन, महानदी, गोदावरी बेसिन में कोयले का निर्माण हुआ। ठीक है, कार्बोनिफेरस में। इसके अलावा क्रीटेशियस युग में क्या हुआ, तो ये इस दौरान अत्यधिक ज्वालामुखी उद्गार हुए थे। ठीक है, वॉल्केनिक जो आपके वॉल्केनिक इरप्शन थे उसके कारण दक्कन ट्रैप, ठीक है, दक्कन ट्रैप का निर्माण 146 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। मध्य उच्च भूमि के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड या बघेलखंड के नाम से जाना जाता है, यानी ईस्टर्न एक्सटेंशन ऑफ द मिडिल हाईलैंड जो है उसी को आप लोग बुंदेलखंड और बघेलखंड प्लेटू के नाम से जानते हैं। आगे की तरफ देखिएगा तो दामोदर नदी जो है भैया, दामोदर नदी के द्वारा जो अपवाहित, ठीक है, अपवाहित मतलब बहाकर लाया गया, ठीक है, बहाकर लाया गया छोटा नागपुर पठार जो है ये भी आपके मिड हाईलैंड्स का एक हिस्सा है। यह पठार मुख्यतः कहां पर है, झारखंड, छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग और पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में, मतलब झारखंड, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल इनमें ये फैला हुआ है। दक्कन ट्रैप जो है वहां पर काली मिट्टी पाई जाती है, ब्लैक सॉइल पाई जाती है, जिसका निर्माण बेसाल्ट लावा के अपक्षय और अपरदन से हुआ है, यानी वेदरिंग और इरोजन। ठीक है, जो आपका बेसाल्ट लावा है उसके बेसिकली उससे आपकी दक्कन ट्रैप की काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। पेनिसुलर प्लेटू की अगर मैं बात करूं तो इसका एक भाग उत्तर पूर्व में पाया जाता है। इसे स्थानीय रूप से आप मेघालय का पठार कहते हैं। इसे कार्बी आमलोंग पठार, उत्तर कचार पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। मतलब इनमें से कोई भी नाम जो है वो किसका, इसी का एक्सटेंडेड रूप है, बढ़ा हुआ रूप है। ठीक है, यह भ्रंशक के कारण प्रायद्वीपीय भाग से मालदा गैप के द्वारा क्या हो गया है, अलग हो गया है। आपसे पूछ सकता है मालदा गैप किस किस को अलग करता है। ठीक है, मेघालय पठार में 3 महत्वपूर्ण पारियां हैं, जिनमें से तीनों का नाम क्या है, तो गारो, खासी और जयंतिया, याद रहेगा। अब आती है बात दंडकारण्य क्षेत्र की। ठीक है भाई, दंडकारण्य क्षेत्र जो है ये उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में क्या है, फैला हुआ है। भांडेर पठार की अगर मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश में स्थित है, और भांडेर पठार जो है ये विंध्याचल पर्वतमाला जो है उसी का एक पार्ट है। आगे की तरफ चलते हैं, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्रों के बारे में जानते हैं, डेजर्ट्स की बात करते हैं, डेजर्ट्स एंड एरिड लैंड्स। ठीक है, यहां पर गौर कीजिएगा कि देश का लगभग 12% जो आपका ज्योग्राफिकल एरिया है वो आपके ड्राई लैंड्स के अंतर्गत रखा जाता है या एरिड लैंड्स के अंतर्गत रखा जाता है, जिसमें गर्म रेगिस्तान और ठंडे रेगिस्तान है। ये दो भागों में बांटे जा सकते हैं। उष्ण जैसे राजस्थान का थार का इलाका ये गर्म है, ठीक है, और कच्छ का रण इसमें आ जाएगा। और शीत में आपके लद्दाख और हिमाचल में स्पीति घाटी जो है उसको आप शीत मरुस्थल या फिर कोल्ड डेजर्ट में रख सकते हैं। थार की अगर मैं बात करूं तो थार डेजर्ट जो है ये नॉर्थ ईस्ट में अरावली पहाड़ियों के बीच में स्थित है। ठीक है, और उत्तर में पंजाब और हरियाणा तक, पश्चिमी तट के साथ कच्छ के रण तक, और उत्तर पश्चिम में सिंधु नदी के जलोढ़ मैदान तक फैला हुआ है। बताइए इसका पूरा फैलाव है, कहां से लेकर कहां तक ये फैला हुआ है, थार मरुस्थल। ठीक है, मरुस्थल के दक्षिण भाग में बहने वाली जो नदी है भैया वो कौन सी है, लूनी नदी है ना। इसके अलावा एक आपको याद रखना है, थेरी मरुस्थल, यह तमिलनाडु राज्य में है। कहां पर है, तमिलनाडु राज्य में। और एक छोटा सा रेगिस्तान है, इसमें लाल रेत के टीले हैं और यह थुथुकुडी जिले तक ही सीमित है। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है भाई थेरी मरुस्थल कहाँ स्थित है, आप कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो तमिलनाडु। प्लेन्स की बात करते हैं, प्रमुख मैदानों की बात करते हैं, तो देखो पश्चिमी मैदान जो है उसको 4 भागों में बांटा गया है। गुजरात का मैदान, कोंकण का मैदान, कन्नड़ मैदान और मालाबार। ठीक है, गुजरात का मैदान गुजरात के तटवर्ती क्षेत्र कोस्टल एरिया में है। दमन से लेकर गोवा तक कोंकण है, गोवा से मैंगलोर तक कन्नड़ तट। ठीक है, और इसके अलावा मैंगलोर से कन्याकुमारी तक मालाबार। क्लियर रहेगा। पूर्वी तटीय मैदान को जो है वो सामान्यतः 3 भागों में बांट सकते हैं। पूर्व साइड के उत्कल तट, ये चिल्का झील और कोल्लेरू झील के बीच में फैला हुआ है, यानी कि उड़ीसा और आपके आंध्र प्रदेश के बीच। ठीक है, आंध्र तट कोल्लेरू झील और पुलिकट झील के बीच में फैला हुआ है। इसके अलावा कोरोमंडल तट जो है ये तमिलनाडु में स्थित है,
कोरोमंडल तमिलनाडु में पुलिकट झील और कन्याकुमारी के बीच में फैला हुआ है। तो ये क्या है आपके, ये बेसिकली आपके दक्षिण भारत में जो आपका पूर्वी घाट पश्चिमी घाट है उस पर स्थित जो प्लेन्स है, मैदान से ये वो है। मैदानों की तुलना पूछ सकता है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। पश्चिमी और आपका पूर्वी, पश्चिमी की बात कर लें तो पश्चिम के जो आपके भैया जो कोस्टल प्लेन है वो कैसे हैं, सकरे हैं और अधिक आर्द्र हैं, मतलब वहां पर वर्षा की मात्रा अधिक पाई जाती है। ये अधिक चौड़े हैं, ठीक है, फैले हुए हैं, वाइड हैं, और ये कैसे हैं, शुष्क हैं, ड्राई हैं, ठीक है। छोटी एवं तीव्रगामी नदियां बहती हैं जो डेल्टा बनाने में असमर्थ होती हैं तथा ज्वारनद मुख या एस्चुरी का निर्माण करती है। मतलब इस क्षेत्र में जो नदियां बहती हैं वो ज्यादा लंबी नहीं होती, ज्यादा बड़ी नहीं होती, और वो जो है वो डेल्टा नहीं बना पाती और वो क्या करती हैं, एस्चुरी का निर्माण करती हैं। यहाँ पर बड़ी बड़ी नदियां बहेंगी जैसे कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी वगैरह, और ये बड़े बड़े डेल्टाओं का निर्माण करेंगे। इस मैदान के दक्षिणी भाग में अनेक लैगून है, लैगून बोलते हैं अनूप झील को, ठीक है, यानी कि जमीन का एक भाग जो आपके सागर से लगा हुआ है। तो सागर का पानी जब आगे की तरफ आता है तो वहां पर जो गड्ढे होते हैं उनको अंदर पानी भर जाता है, तो उनको अनूप झील या लैगून झील कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें लैगून की संख्या क्या पाई जाती है, कम पाई जाती है। पश्चिमी तट अधिक कटा पटा है, इस कारण यहाँ पर अधिक बंदरगाह है ना, पश्चिमी घाट पर अधिक बंदरगाह पाए जाने का कारण यही है। ये तट कम कटा फटा है और इस कारण बंदरगाह भी अपेक्षाकृत कम पाए जाते हैं, ठीक है। कंपैरिजन याद रखिएगा इनका। आगे की तरफ देखते हैं तो देखो श्रीहरिकोटा द्वीप बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। पुलिकट झील के अग्रभाग में अवस्थित है, कहां पर है, पुलिकट लेक जो है उसके आगे के भाग में। प्रवाल निर्मित द्वीप है, प्रवाल निर्मित कोरल से बना हुआ है। श्रीहरिकोटा भारत के पूर्वी तट पर आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील के समीप स्थित है। यह द्वीप पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से क्या करता है, अलग करता है, ठीक है। और याद रखिएगा यहाँ पर भारत का सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। पूछा जाता है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है। पाम्बन द्वीप की बात करें तो ये मन्नार की खाड़ी में है, भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। आदम ब्रिज का एक भाग माना जाता है पाम्बन द्वीप। न्यूमूर द्वीप पूछा जाता है तो बंगाल की खाड़ी में है, बांग्लादेश और भारत की सीमा पर, क्लियर रहेगा। अब्दुल कलाम द्वीप जिसको भैया व्हीलर द्वीप कहा जाता था पहले, यह महानदी और ब्रह्मपुत्र के मुहाने पर स्थित है। यह उड़ीसा के सागर तट से परे और राजधानी भुवनेश्वर से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। माजुली द्वीप ये भैया विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, नदी में स्थित विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो माजुली द्वीप असम में ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में स्थित है। आगे देखिएगा अपतटीय क्षेत्र आ जाते हैं, यानी ऑफशोर आइलैंड्स आ जाते हैं, जिनमें बेसिकली इन द्वीपों में पिरम, खंबात की खाड़ी, मैसला, काठियावाड़, दीव, बैदा, नोरा, पिरतन, तरुण भार का है ना, खड़िया बेट, जो ये थे वो आपके कच्छ तट पर थे। इसके अलावा खड़िया बेट, अलिया बेट नर्मदा ताप्ती पर है। सेंट मैरी मंगलौर के तट के पास में, अंजी द्वीप जो है गोवा तट के पास में, वायापिन जो है कोच्चि के पास में, सौट्र, न्यूमूर और गंगा सागर ये गंगा डेल्टा में ये कुछ प्रमुख द्वीप हैं। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन आता है भैया द्वीप का नाम दे देता है और पूछ लेता है कि ये द्वीप मुख्य रूप से कहां पर स्थित है, ठीक है, तो इनकी लोकेशन आपको याद रखनी है। कोरी क्रीक और निवेशिका एक ज्वारीय क्रीक है, कोरी क्रीक और टाइडल, ठीक है। कोरी क्रीक नाम जो है, कोरी क्रीक को क्या बोला जाता है, टाइडल क्रीक बोला जाता है, ठीक है। भारत एवं पाकिस्तान के मध्य विवादित एक जगह है सर क्रीक, जो कच्छ के रन में स्थित एक 96 किलोमीटर लंबा जलीय यानी दलदलीय क्षेत्र है। यह भारत के गुजरात और पाकिस्तान के सिंध प्रांत को क्या करता है, अलग करता है। द्वीप पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तो मुंबई है। पोर्ट ब्लेयर का कुल क्षेत्रफल मुंबई के क्षेत्र से अधिक है, पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार में, ठीक है, परंतु नगरीय क्षेत्र की दृष्टि से मुंबई का क्षेत्रफल पोर्ट ब्लेयर के क्षेत्रफल से अधिक है। एरिया वाइज देखा जाए तो पोर्ट ब्लेयर का क्षेत्रफल ज्यादा है, लेकिन अगर जनसंख्या के आधार पर देखा जाएगा तो भैया आपके मुंबई जो है वो बहुत ज्यादा है। आगे देखिएगा द्वीप और उनकी अवस्थिति पूछ सकता है, तो यहाँ पर देखिएगा वेयंत सयोधर कहां पर है, कच्छ की खाड़ी में स्थित है ना। पीरम कहां पर है, खंबात की खाड़ी में है। अद्दू एटोल तो मालदीव का दक्षिणतम एटोल है, ठीक है, साउथ ईस्ट। इसके अलावा द्वारका अरब सागर की खाड़ी में है। दीव जो है ये काठियावाड़ कोस्ट पर स्थित है। आगे देखिएगा